नमस्कार। दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि रेलूराम पूनिया के घर को शमशान घाट बनाने वाली उसकी लड़की और उस रेलूराम पूनिया का दामाद आज़ाद हो गए हैं। वो मतलब आज से वो बिल्कुल फ्री हो गए, आज़ाद हो गए, उनकी सज़ा होगी ख़त्म। और वो लड़की जिसने अपने बाप को मारा, जिसने माँ को मारा, भाई को मारा, भाभी को मारा, बहन को मारा और भतीजे-भतीजियों को मारा, यानी 1.5 महीने के बच्चे तक को इतनी क्रूरता से मारा कि सुना भी नहीं जाए। और वो लड़की और उसका घरवाला, अब कानून ने उनको बिल्कुल फ्री कर दिया, आज़ाद कर दिया है कि अब जाओ मज़े करो तुम दुनियादारी में। तो दोस्तों, ये हुआ कैसे? तो वैसे तो मैंने कल बताया था कि ये कैसे हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि इसकी वजह ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको फांसी की सज़ा दे दी थी। नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट से लेके न सुप्रीम कोर्ट तक उनको फांसी की सज़ा हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सज़ा देने का तो अधिकार है, लेकिन आखिरी अधिकार नहीं है। और उस फांसी की सज़ा को खत्म करने का या कम करने का या फांसी की सज़ा को बरकरार रखने का अधिकार वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, वो है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है उसमें ये लिखा हुआ है कि उस राष्ट्रपति को कोई भी कितना भी टाइम ले ले, चाहे वो उस दया याचिका के लिए, चाहे वो 1 साल ले, 2 साल ले, 10 साल ले, 20 साल ले, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जब उसकी मर्ज़ी होगी तब उसके ऊपर फैसला वो करेगा कि उस फांसी की सज़ा को बरकरार रखना है या ख़त्म करना है या क्या करना है। और उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो सोनिया और संजीव है, उन्होंने इस बेस के ऊपर उनकी सज़ा माफ़ होगी कि राष्ट्रपति ने समय के ऊपर उनकी दया याचिका के ऊपर फैसला नहीं लिया और इसी बेस के ऊपर उनकी आजीवन कारावास की सजा कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कह के कि वो 20-20 साल की सजा काट चुके हैं, जबकि आजीवन कारावास का मतलब ये होता है कि पूरी जिंदगी, जब तक कि अंतिम सांस है तब तक। लेकिन पुराने कानूनों का फायदा उठाकर ना पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको कर दिया माफ। और वो अब वो सिर्फ आज़ाद न सिर्फ आज़ाद है, बल्कि वो जो रेलराम पूनिया की प्रॉपर्टी थी, जो उस टाइम 50 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अब वो उसके मालिक भी होंगे, यानी उनका जो बच्चा है वो उनका मालिक होगा और बच्चे के सारे फिर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अब ये सवाल ये होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि बस उसी का फैसला अंतिम फैसला हो? राष्ट्रपति को क्यों दिया गया है ये अधिकार? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कानून के एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज़ के जानकार होते हैं, जिनका काम ही अपराधियों के अपराध को देखना है और उनको परखना है, और सारे जब सबूत होते हैं तभी फांसी की सज़ा होती है। लेकिन अंतिम फैसला उनके पास क्यों नहीं है? क्या हमारे संविधान को या हमारे संविधान के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट के जजों की कोई काबिलियत के ऊपर शक है? या फिर उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए एक ऐसा रास्ता बना रखा है कि जिस भी अपराधी को वो बचाना चाहें, उस अपराधी को बचा सकते हैं, और उसका ये रास्ता निकाला है कि राष्ट्रपति को उसका अधिकार दिया गया है कि उस फांसी की सज़ा को, जिस भी अपराधी की सज़ा को वो माफ़ करना चाहें, फांसी की सज़ा को माफ़ करना चाहे, आजीवन कारावास करना चाहे, यहाँ तक कि कम तो क्या, अगर उसको बरी भी करना चाहे तो राष्ट्रपति उसको बरी कर सकता है। तो इसमें दोस्तों मैंने थोड़ा वो किया, रिसर्च किया कि आखिर ऐसा क्यों है कि राष्ट्रपति को क्यों ये अधिकार दिए गए हैं। तो मेरे तो हिसाब में यही समझ में आया दोस्तों, कि तरीका तो मैं बताऊँगा कि किस उसके तहत दिए गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के नेताओं को शुरू से ही, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ही अपराधियों से विशेष लगाव रहा है, और पीड़ित से कभी कोई लगाव नहीं रहा है। और अपराधियों को बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से कानून में जो लूप होल डाले गए ताकि उनका फ़ायदा उठा के न और अपराधियों को बचाया जा सके। अब ऐसा ही मैं समझता हूँ कि एक लूप होल है कि राष्ट्रपति की दया याचिका का अधिकार। तो जब मैंने दया याचिका के अधिकार का मकसद देखा कि आखिर ये क्या मकसद था, तो इसमें दोस्तों मेरे को 2 पहलू दिखाई दिए। पहला तो था मानवीय पहलू, कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले के अंदर कोई मानवीय पहलू नहीं देखती, तो राष्ट्रपति उस चीज़ को, मानवीय पहलू को देखते हुए और उस आदमी को सज़ा से मुक्त कर सकता है। तो मेरी ये समझ में नहीं आती कि ये मानवीय पहलू दुर्दांत अपराधियों का ही क्यों दिखाई देता है? राष्ट्रपति को या फिर संसद में ऐसा कानून बनाने वालों को, वो पीड़ितों का क्यों नहीं ऐसा मानवीय अधिकार दिखाई देता? अब ये पीछे निर्भया कांड था। निर्भया कांड में दोस्तों 5 आदमियों ने क्रूरता की थी उस बच्ची के साथ। तो एक ने तो, राम सिंह नाम के एक अपराधी ने तो जेल में ही आप आत्महत्या कर ली थी, और एक उनमें से था नाबालिग अपराधी, यानी 18 साल का नहीं हुआ था,
और वास्तव में वो जो अपराधी थे ना, सबसे ज़्यादा दुर्दांत अपराध उसी ने किया था, भयंकर उसी ने अपराध किया था और वो उसको इसलिए छोड़ दिया गया कि वो अभी 18 साल का नहीं हुआ था। जबकि अपराध उसका वो जो बालिग अपराधी थे उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। चारों से ज़्यादा खतरनाक अपराध उसने किया था, लेकिन ये कानून का ऐसा मज़ाक बना रखा है कि 18 साल के बच्चे को छोड़ दिया जाता है, चाहे वो कितना ही भयानक अपराध क्यों ना कर ले। अब ये राष्ट्रपति का दया याचिका इसका दूसरा देखिए दोस्तों, मानवीय पहलू ये तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा मानवीय पहलू अपराधियों को ही क्यों दिखाई देता है राष्ट्रपति को या सरकार को या नेताओं को या कानून बनाने वालों को? दूसरी बात, राष्ट्रपति को दया याचिका का अधिकार इसलिए दिया गया है कि राष्ट्रपति को राजा माना गया है। पहली बात तो ये है कि उसको हमारे संविधान में प्रथम नागरिक माना गया है। दूसरी बात फिर ये है कि वो हमारे संवैधानिक पद का गणतंत्र का मुखिया होता है और जितने भी कार्यकारी आदेश है वो राष्ट्रपति के नाम से ही जारी किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको राजा माना गया और इस राजा मानने का बी आर अम्बेडकर जो संविधान निर्माता माना गया, जिनको उनका खुद का भी एक भाषण है, उनकी खुद की एक व्याख्या है कि भारतीय संविधान है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है और ब्रिटिश संविधान के अंदर राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो एक राजा की तरह होती है, इसलिए भारतीय कानून में भी राष्ट्रपति को राजा के बराबर समझा गया है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि अगर राष्ट्रपति ही राजा है तो राजा तो राजतंत्र में होता है, तो फिर देश को लोकतांत्रिक देश क्यों कहा जाता है? ये क्यों कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र है? क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में तो राजा नहीं होता ना, फिर राजा की अवधारणा कहाँ से आ गई? और बी आर अम्बेडकर जी ने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया? आप सर्च कर लेना, ये स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश संविधान में उनको समझा गया है, तो हम भी समझेंगे। तो दूसरी बात ये है कि अगर हमारा ये संविधान ब्रिटिश संविधान है, तो इसके ऊपर भारतीय संविधान क्यों लिखा गया है? भारतीय न्यायिक संहिता क्यों लिखी गई है? क्यों नहीं इसको ब्रिटिश संविधान बोला जाता है? और अगर ये ब्रिटिश संविधान नहीं है तो फिर उसमें ब्रिटिश संविधान के राजा की शक्ति यहाँ कहाँ से आ गई? तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही दोस्तों। दूसरा फिर ये है कि चलिए इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो अब अगर हम इस पहलू पर भी ध्यान दें कि राष्ट्रपति की ये जो शक्ति है, ये दया की शक्ति है या किसी अपराधी की सज़ा खत्म करने की, तो कि वो एक बार थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम दोस्तों पिछले 10 साल की भी ये देखें ना कि राष्ट्रपति के अधिकार का क्या प्रयोग हुआ, कैसे प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों पिछले 10 साल में 1310 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। 1310 नहीं 3, 1303 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई और पिछले 10 साल में सिर्फ़ 3 अपराधियों को फांसी की सज़ा दी गई और वो भी निर्भया के जो वो बलात्कारी थे उनको दी गई थी, तीनों को। और बाकी के जो थे 1300 की सज़ा को मतलब आजीवन कारावास में या सज़ा कम कर दी गई या माफ़ कर दी गई, यानी उनको फांसी की सज़ा दी नहीं गई। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो इस देश के कानून ने कोर्ट ने तो उनको 1300 लोगों को सज़ा दी, फांसी की सज़ा दी और फांसी पे चढ़े सिर्फ़ 3। तो फिर ऐसी हमदर्दी क्यों? अब चलिए थोड़ा-सा अगर आप ये सोचते हो कि पिछले मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ जबकि वो पीछे भी यही हाल रहा। मैं आज ये नहीं कह रहा कि बीजेपी के राज में ऐसा देश के 1948 से लेकर आज तक भी अगर देखा जाए तो 5000 लोगों को फांसी की सज़ा दी कोर्ट ने, लेकिन उसमें से 2000 लोगों की तो सज़ा माफ़ कर दी गई और 3000 लोगों को ही सज़ा हुई और वो भी फांसी की सज़ा तो गिनती के लोगों को ही शायद 100 या सवा सौ लोगों को 3000 में से फांसी की सज़ा हुई आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक। अगर हम ये भी देखें कि क्या राष्ट्रपति महोदय अपनी इस दया याचिका का प्रयोग उचित रूप से करते हैं? तो मैं एक राष्ट्रपति के बारे में कहना चाहूँगा, वो है प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जी के सामने दोस्तों 35 याचिकाएँ आई फांसी की सज़ा के लिए, दया के लिए। तो उस 35 में से मतलब जो उन्होंने 35 में से 32 दया याचिकाओं को मंजूर कर लिया और उनकी फांसी की सज़ा रिजेक्ट कर दी। यानी फांसी की सज़ा खत्म कर दी और किसी की सज़ा थोड़े टाइम की, किसी की आजीवन कारावास की, यानी उनको फांसी से माफ़ी दे दी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने। और सिर्फ़ 3 अपराधियों को फांसी दी गई और वो भी उनको जो राजीव गांधी के हत्यारे थे। अगर वे राजीव गांधी के हत्यारे नहीं होते तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सामने जो 35 दया याचिकाएँ थी, 35 के 35 की सज़ा माफ़ करने वाली थी वो और 32 की तो कर ही दी। अब उनमें से थोड़ा-सा दोस्तों 32 में से मैं थोड़ा 5-4 आदमियों के ये बताना चाहूँगा कि वो कैसे दुर्दांत अपराधी थे। तो जो प्रतिभा पाटिल जी ने
फांसी की सज़ा माफ़ की, तो उसमें से एक लड़का हुआ करता एक बंटू। बंटू यूपी का हुआ करता और उसने एक 5 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया, 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और प्रतिभा पाटिल जी ने उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया। अब एक था सतीश, वो भी यूपी का था। उस सतीश ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसको भी प्रतिभा पाटिल जी ने सज़ा माफ़ कर दी फांसी की, कि ये फांसी नहीं टूटेगा। अब दोस्तों एक मलाईराम और एक संतोष यादव था। उन्होंने जे किसी अपराध में वो जेल में थे, तो जेल में जेलर की लड़की आ गई 10 साल की बच्ची। उस 10 साल की बच्ची को उन्होंने पकड़ लिया, दोनों ने गैंग रेप किया उसके साथ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी और जेलर की लड़की के साथ दुर्दांत उन्होंने जो कार्य किया, उसको भी प्रतिभा पाटिल ने मतलब माफ़ कर दिया, उनकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया। अब एक जेलर की बच्ची सुरक्षित नहीं है, वो अपनी लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाता और प्रतिभा पाटिल ने उसको माफ़ कर दिया, तो ऐसे कानून का या फिर ऐसे दया के अधिकार का क्या फ़ायदा है दोस्तों? चलिए और थोड़ा बताता हूँ मैं। एक भंडू बाबूराम हुआ तिड़के आया था कर्नाटक से। उसने एक 16 साल की लड़की का किडनैप किया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। उसको भी प्रतिभा पाटिल ने माफ़ कर दिया। एक धर्मेंद्र और नरेंद्र 2 भाई थे, उन्होंने के लड़की के साथ बलात्कार कर दिया। तो उनके परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवा दी कि इन्होंने हमारी लड़की के साथ बलात्कार कर दिया, तो उन 2 आदमियों ने परिवार में 5 आदमी थे, 5 के 5 आदमियों का कत्ल कर दिया कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा दी उन दोनों को, लेकिन प्रतिभा पाटिल ने उनकी फांसी की सज़ा कर दी माफ़। अब एक प्यारा सिंह था और उसके 3 बेटे थे दोस्तों, पंजाब के थे। उन्होंने एक मैरिज भी कोई पुरानी रंजिश थी, तो उनके घर में कोई फंक्शन था, मतलब मैरिज थी, उस मैरिज में घुस के 17 आदमियों का कत्ल किया। उसमें से छोटे-छोटे बच्चे भी थे, महिलाएँ भी थे। उनके 3 बच्चे और वो प्यारा सिंह, उनकी फांसी की सज़ा को भी प्रतिभा पाटिल ने बिल्कुल माफ़ कर दिया। ऐसे 32 अपराधी थे, 3 तो मजबूरी ये थी कि राजीव गांधी के हत्यारे थे। इतने ही भयंकर 32 अपराधी था, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बाकी के बारे में नहीं बता रहा, कभी टाइम मिलेगा तो फिर बताऊँगा। यानी ऐसे दुर्दांत अपराधियों को जब राष्ट्रपति सज़ा माफ़ कर देता है, तो फिर दोस्तों क्यों डरेंगे लोग अपराध करने से? क्यों डरेंगे बलात्कार करने से? क्यों डरेंगे छोटी-छोटी बच्चियों का अपहरण करके बलात्कार करने से? जब उनको ये पता है कि राष्ट्रपति है बचाने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एक तकनीकी पहलू देखिए आप। राष्ट्रपति खुद किसी की सज़ा माफ़ नहीं करता, उसको मंत्रिपरिषद की सलाह से सज़ा माफ़ करनी पड़ती है, यानी मंत्रिपरिषद उनको सलाह देगा कि इसकी सज़ा माफ़ की जाए और इसकी नहीं की जाए। और अगर मंत्रिपरिषद नहीं देता तो गृह मंत्री भी अगर सिफारिश करता है किसी अपराधी की, तो वो गृह मंत्री को भी मंत्रिपरिषद की ही सिफारिश माना जाएगा और अकेले गृह मंत्री की सिफारिश के बेस पर भी राष्ट्रपति उसकी सजा को माफ कर देता। अब ये प्रतिभा पाटिल जी की चर्चा हो रही थी, तो प्रतिभा पाटिल जी के टाइम में गृह मंत्री हुआ करते पी चिदम्बरम जी। और पी चिदम्बरम जी के लड़के कीर्ति चिदम्बरम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा पा चुके हैं। अब ये देखिए कि एक गृह मंत्री का लड़का जो भ्रष्टाचार के आरोप में, रिश्वतखोरी के आरोप में और गलत पैसों का वो करने के आरोप में जब वो जेल में गया, तो क्या ये शक पैदा नहीं होता कि उसने उन अपराधियों से पैसे लिए होंगे और लेकिन अपने पिताजी को बताया होगा कि नहीं, इनके पैसे आ गए, सज़ा माफ़ करा दो। क्या ये संभावना नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और अगर इसमें से कुछ से पैसे लिए हों और कुछ से नहीं लिए हों, तो रही बात अगर प्रतिभा पाटिल जी की, तो प्रतिभा पाटिल वो राष्ट्रपति थी जिसने इस देश के 1000 करोड़ रुपए अपने परिजनों को विदेशों में घुमाने के लिए खर्च करवा दिए। और जिसको जो गिफ्ट मिले थे, रूल तो ये होता है कि विदेशों में राष्ट्रपति को जो गिफ्ट मिलते हैं वो सरकार की संपत्ति होती है, लेकिन सभी जो गिफ्ट थे वो अपने घर लेगी वो। इतनी लालची, इतनी वो थी, आज तक के इतिहास में वो उठा के देख लेना, प्रतिभा पाटिल से बुरा राष्ट्रपति आज तक कोई भी नहीं हुआ, जो 35-35 दुर्दांत अपराधियों को सज़ा माफ़ कर दे और उनको जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा माफ़ की। तो फिर अगर 17-17 लोगों के हत्यारों की सज़ा माफ़ हो सकती है, तो सोनिया और ये जो संजीव थे, इन्होंने अपने घरवालों को मार दिया, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इनकी भी सज़ा माफ़ होगी। तो दोस्तों लोग ये सोचते हैं कि हम
नेताओं को चुनते हैं और नेता हम संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं और वो कानून हमारे हित के लिए होता है। बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी हित, कोई भी कानून आम आदमी के हित के लिए होता ही नहीं है, सब ढकोसला है। कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, आप मोमबत्ती जलाइए, आप प्रदर्शन करिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, नारे लगाइए, सीबीआई की जाँच करिए, लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों कि वही होना है जो इस देश के नेता चाहते हैं। आम आदमी जो चाहता है वो कभी नहीं हुआ और ना आगे होगा। ये सब सिर्फ़ कहने की बात है कि न्याय मिलता है, यहाँ कोर्ट में न्याय मिलता है। अ, क क न्यायाधीश न्याय का मंदिर होता है कोर्ट। अगर कोर्ट न्याय का मंदिर है और जज को भगवान माना गया है, तो दोस्तों आज सीजेआई जो हमारे सूर्यकांत जी हैं ना, ये भी हिमाचल प्रदेश के चीफ जज बनने जा रहे थे, तो इनके खिलाफ भी एके गोयल एक जज हुआ करते, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगा के ने और जो पिछले सीजेआई थे ना, उनको ये कहा था कि इनको चीफ जज मत बनाइए, ये भ्रष्ट भ्रष्ट आदमी हैं। और हिमाचल का छोड़िए, आज वो इस देश के सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मेरी एक बात और समझ में नहीं आती कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे हैं? वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होने चाहिए। उनको पूरे देश का चीफ जस्टिस कैसे बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो समझ में आती है बात, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बात भी मेरे को ये पहलू भी समझ में आज तक नहीं आ लिया कि पूरे इंडिया का चीफ जस्टिस कैसे सुप्रीम कोर्ट का है वो तो चीफ जस्टिस तो। लेकिन पता नहीं दोस्तों कैसे पदों के नाम रख रखे हैं, कैसे हुआ है। ख़ैर चलिए आज के लिए ये था कि आज जो राष्ट्रपति की जो दया याचिका थी उसके बारे में, उसके अधिकार के बारे में, ये मेरे को कभी भी समझ में नहीं आया कि आखिर राष्ट्रपति को दया याचिका क्यों अधिकार दिया गया है। समझ में आया तो इतना ही समझ में आया कि अपराधियों को बचाने के लिए इस देश के नेताओं ने, इस देश के संविधान निर्माताओं ने, इस देश के उन लोगों ने जिनको हम अपने वोट से चुनते हैं, उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए ये रास्ते निकाल रखे हैं, अपराधियों से पैसे लेने के लिए, अपराधियों के साथ मिलके काम करने के लिए और को अपनी मित्रता का वो तोहफ़ा देने के लिए ये इस तरह के वो निकाल रखे हैं, ताकि अपराधी साफ बचते रहें और जो पीड़ित हैं, वो पीड़ित व्यक्ति पीड़ित ही रहे। आज मानवाधिकार की जो बात होती है, तो मानवाधिकार दोस्तों नेताओं को, मीडिया को, सबको, अपराधियों का तो मानवाधिकार नज़र आता है, वो तो उनकी चेहरा भी नहीं दिखाते और जो पीड़ित हैं, उनका मानवाधिकार कभी किसी को दिखाई नहीं दिया। आज एक अगर छोटी-सी बच्ची के साथ भी बलात्कार करता है, तो उस अपराधी का चेहरा ढक देते हैं कि ये पहचान में ना आए। उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते, आराम से वो एक कमज़ोर से पुलिस वाले से झटका मार के भाग सकता है। उसके बाद उस पुलिस वाले की नौकरी चली जाती है और वो अपराधी आराम से चला जाता है, लेकिन हथकड़ी नहीं लगा सकते, चाहे उसने कितना ही गुनाह क्यों ना किया हो। ये दोस्तों ये अधिकार है मानवाधिकार। और ये सिर्फ मानवाधिकार अपराधियों का है, आम आदमी का कोई अधिकार नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसको न्याय नहीं मिलता है। यही इस देश की सच्चाई है, इससे अलग कोई भी सच्चाई नहीं है। और जब तक इस देश के लोग आवाज़ नहीं उठाएँगे, तब तक ऐसे ही सोनिया और संजीव 8-8 आदमियों को मार के ना आज़ाद घूमेंगे दोस्तों, आगे भी आज़ाद घूमेंगे। अगर ऐसे अपराधियों को फांसी की सज़ा देनी है, तो कानून में बदलाव करने की माँग उठानी होगी। ये राष्ट्रपति का अनावश्यक रूप से दखल बंद करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को ही इसमें सब कुछ वो करना होगा कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको फांसी की सज़ा दे दी, तो इसमें राष्ट्रपति कहाँ से आ गया उसको सज़ा माफ़ करने के लिए? चलिए दोस्तों, अब ये सवाल आपसे, अब ये तो आपने देखना है क्या करना है, कैसे करना है। अब मेरा तो काम था विश्लेषण करना, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा कहना, मेरा सोचना, मेरा मानना ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, ताकि इसी तरह की जो विश्लेषण हम आपके सामने लाता रहूँ। और आपने मेरा ये जो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों और हाइप करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इतना लंबा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।